मध्य प्रदेश से जहां पर सीहोर में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध से अभिषेक के मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। 11,000 लीटर्स ऑफ मिल्क महायज्ञ नामक इवेंट के आखिरी दिन में कई सारे टैंकर्स लाए गए दूध के और सुबह सुबह थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क रिचुअल के नाम पर नदी में उड़ेल दिया गया। और ऐसी एक आध दो और वीडियोस देखने को मिली, कोई तो नदी में घी भी डाल रहा है। एंड सम ऑफ दिस डम एस पीपल आर कॉलिंग दिस नॉनसेंस, इलॉजिकल एंड व्हाट नॉट। बट इन माय ओपिनियन देयर आर ओनली 3 माइनर इश्यूज, बाकी सब ठीक है। अब इतना सारा दूध गाय ने मजे मजे में तो दिया नहीं होगा, कितने ही गायों को एक्सप्लॉइट किया गया होगा। गिवन कि इनको कितनी इज्जत मिलती है हमारी सोसाइटी में, कैसे वो सड़क में पड़े हुए मिलते हैं और कितना अच्छा डाइट इनको दिया जाता है जिसकी वजह से वो इतना सारा दूध दे सके। बट अगेन गाय तो माता है, टू बी ए गुड माता यू मस्ट बी सैक्रिफिशियल। बलिदानी होना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका टाइटल छिन जाएगा। वेरी माइनर इशू, 2 साल का इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सेकंड पॉइंट हैज अ वेरी माइनर आयरनी इन इट। नर्मदा जी तो मछली और मछली तो दूध पीती है। ये क्या बक रहे हो माँ? इनको लगा नदी शुद्ध कर रहे हैं या एक्वेटिक लाइफ को फीड कर रहे होंगे, बट उसका जस्ट उल्टा हो गया। नदी और गंदी हो गई, एक्वेटिक लाइफ को उनके सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट में ही सफोकेट करके मार दिया। ये जो अस मोमेंट फील कराने के लिए कि हमारा भी एनवायरनमेंट खराब है तो तुम्हारा एनवायरनमेंट ठीक क्यों रहे भाई, ये जो कोलेटरल एल लगाने की कोशिश की गई है, हैट्स ऑफ भाई। ना थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो जी, होता क्या है कि जो दूध, घी, फूल पत्ती ये सब ऑर्गेनिक मैटर है एंड वाटर में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बाकी जगह होते हैं। एक तो थर्मस एक्वाटिकस, येलोस्टोन हॉट स्प्रिंग वाला, भाई कितने हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रहता है, अलग ही लेवल का बैक्टीरिया है वो। खैर, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज यानी कि एरोबिक डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला, वो करने के लिए बैक्टीरिया समाज को जितना ऑक्सीजन लगेगा वही होता है बीओडी। ना घी, दूध जो है ना, वो फूल पत्ती से भी बेकार होते हैं इस मामले में, क्योंकि उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। हेंस वो ड्रास्टिकली फास्ट डिकम्पोज होते हैं एंड उसकी वजह से सडन ऑक्सीजन क्रैश होता है रादर देन स्लो ग्रेजुअल वन। मतलब बैक्टीरिया समाज का दावत और ऑक्सीजन का गिरावट। The NFHS 5 data shows that 35.5% children under 5 are stunted, 19.3% are wasted यानी कि acute malnutrition and 32.1% are underweight and more than 2/3 are anemic। अब मुझे पता है कि सबको दूध नहीं पिला सकते हैं और दूध पी के कौन से सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, बट यहाँ पर एक सिचुएशनल आयरनी नजर आ रही है। आपको आ रही है? The last few years it has been seen that obesity in India has risen exponentially. This is a pattern that has been followed, from the West. The same thing we are seeing in India now as well. क्योंकि इसी सेम कंट्री में 24% वुमेन एंड 23% मेन आर ओवरवेट और ओबीज इन अर्बन एरियाज। इस फेनोमेनन को कहते हैं डबल burden of malnutrition now. Malnutrition means under and over. Now we are seeing a lot of overnutrition as well. जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करता है विद ओवरवेटनेस और ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विद इन द पॉपुलेशन। नाउ जो मेल न्यूट्रिशन है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है विद टाइम एंड विल गो फर्दर डाउन। आवर न्यू चैलेंज इज ओबेसिटी, जो कि ग्रो कर रहा है विद टाइम। एज पर दी NFHS 5 डेटा, ओबेसिटी का बढ़ना कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है वेल्थ, यानी कि वेल्थ के साथ भी ओबेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड सेक्स वाइज कंपैरेटिवली वुमेन आर मोर लाइकली टू बी ओबीज और ओवरवेट देन मेन। और यहाँ पर जो सबसे आयरॉनिकल फैक्टर है वो ये है कि ओबेसिटी और ओवरवेट अमंग वुमेन हैड अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एसोसिएशन विद देयर एज एंड एजुकेशनल लेवल एंड आल्सो प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी और ओवरवेटनेस इज सिग्निफिकेंटली हायर अमंग वुमेन जो बिलोंग करते हैं अदर कास्ट ग्रुप से देन दोज हु बिलोंग टू SC और ST। एंड अगेन हाउसहोल्ड वेल्थ इंडेक्स का पॉजिटिव एसोसिएशन है विद ओवरवेट और ओबेसिटी अमंग वुमेन टू, व्हिच इज काइंड हार्ड टू डाइजेस्ट। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं देन यू कैन अफोर्ड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? इंसान पैसे किसके लिए कमाता है? अच्छे से जीने खाने के लिए। बट डेटा तो जस्ट अपोजिट शो कर रहा है। के लंच में क्या है? बच्चे के लंच में ये मैगी है। मृधांशी के लंच में ये 3 बिस्किट है और स्ट्रॉबेरी है। बस 3 बिस्किट। क्यों मृधांशी? जोशी के लंच में क्या है? ये संदेश और डेट्स। सारांश के लंच बॉक्स में क्या है? दिखाओ। केक और बिस्किट। ये बिस्किट शायद सारांश का फेवरेट है, वो रोज लेके आता है। India is expected to have over 27 million children and adolescents living with obesity by 2030, accounting for 11% of the global burden. ICMR के estimates के हिसाब से NCDs यानी कि non-communicable diseases account for 61% of India's disease burden, जिसका one of the major cause है poor diet. अब इस ओवर न्यूट्रिशन के इशू को समझने के लिए हम सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब डाइट रिलेटेड हेल्थ इशू का जो मेजर कॉज है वो है ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि चिप्स, कुरकुरे, नाचोस, प्रिंगल्स। एम आई साउंडिंग लाइक एन अंकल? डीप फ्राइड फूड्स, स्ट्रीट फूड, हाई कैलोरी लो न्यूट्रिशन सोर्सेज यानी कि मैदा, मोमोस, नान, छोले कुलचे,
खाने का मन कर रहा है। और जो कहते हैं कि ओ मैं तो बाहर का कुछ खाता ही नहीं, मैं तो घर का क्लीन हेल्दी फूड खाता हूँ, वही बेस्ट होता है। और घर में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी, लंच में चावल दाल सब्जी, इवनिंग में कोई पैकेज स्नैक पेल दिया और डिनर में फिर से चावल दाल खा लिया। अबे ये कोई डाइट है भैंचो? लेकिन ये घर में बोल नहीं सकते, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। फिर कुल मिला के जो हमारे घर का हेल्दी क्लीन खाना है उसमें ठूस ठूस के कार्ब्स हैं, लो प्रोटीन है और हेल्दी फैट्स तो है ही नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, मैक्रोज कुछ तो ढंग से मिलता, लेकिन ये आप किसी को समझा नहीं सकते, जिसके लिए घर का खाना मतलब यही सब होता है। और इसी वजह से समाज में ये करिश्माई जीव निखर के आते हैं। और अगर पूछ दो कि अंकल ये सब क्या है, तो बेशर्मों की तरह पेट बजाते हुए बोलेंगे अरे बेटा खाते पीते घर के हैं, पता नहीं कितने घर खा रखे हैं इसने। एक तो फिजिकल एक्टिविटी इनसे होती नहीं है और करेंगे भी तो पार्क में जाके आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगते हैं। और जो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो 90% पैकेज्ड आइटम्स हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स यूज किए जाते हैं उनको लंबे समय तक ठीक रखने के लिए। और जो सबसे खतरनाक आइटम है वो है तेल, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियन हाउस होल्ड्स में रिफाइंड ऑयल यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। जो रिफाइंड सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल्स होते हैं वो लिनोलिक एसिड यानी कि ओमेगा 6 से भरे हुए होते हैं। अब जो इंडियन हाउस होल्ड्स है वहाँ ट्रेडिशनल फैट्स में घी, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता था। बीते 30-40 सालों में जो ओमेगा 3 से ओमेगा 6 की तरफ हमारा शिफ्ट हुआ है वो आइडियली 4:1 का होना चाहिए, बट मोस्ट अर्बन इंडियन डाइट्स में ये रेशियो 20:1 का है, ये उससे भी खराब, विच लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस। इन माई ओपिनियन न्यूट्रिशनल लिटरेसी सबसे बेसिक है भाई, ये होनी ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। सो एक नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट में लेट कंसीडर कोई 60-70 किलो का इंसान है जिसे 2205 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करने हैं, जिसमें का 45% आपके कार्ब्स से आने चाहिए, 18% प्रोटीन, 26% फैट्स, बाकी फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह। नाउ जो जनरल फॉर्मूला है प्रोटीन इनटेक का वो पर किलो बॉडी वेट का पर ग्राम के हिसाब से चलता है। नाउ अब जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वेज खाएं, नॉनवेज खाएं, वीगन खाएं, कुकुरमुत्ता खाएं, क्या खाएं? तो लॉजिकली नॉनवेज इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन, पर कंप्लीट नॉनवेज डाइट हो नहीं सकती। सो वेज प्लस नॉनवेज इज जनरली दी बेस्ट कॉम्बो। बाकी प्योर वेज होना इज बिट एक्सपेंसिव अगर ये सब चीजें तुम मैनेज करना चाहते हो, और वीगन तो भाई विराट कोहली लेवल एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। तो देख लो तुम्हें जो सही लगे, और हाँ वो वाला लॉजिक मत देना कि इतने ग्राम प्रोटीन तो दाल और पनीर में भी होता है तो मीट क्यों खाएं। अबे कैलोरी काउंट, सारे अमीनो एसिड्स का होना और एब्जॉर्प्शन, इन चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है। अब इंसान है सोशल एनिमल, सोशल सर्कल्स में रहना पसंद करता है, जो कि मोस्टली इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डिसीजंस को। तो वो सोशल सर्कल भी कैसा है, अब एक बार खाने से क्या होता है, अरे ये नहीं खाता, ये सब हेल्थ कॉन्शियस है ना, ये कैसे टॉन्ट मार रहे हैं। कोई इंसान अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है तो उसको मजाक कैसे बन सकता है। ये कैसे खसकेल बुद्धि लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। ऑफिस में समोसे कचौड़ियां खाने के लिए ऐसे इंकरेज करेंगे जैसे MLM के दलाल हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन लंच के बाद 20 मिनट के वॉक को इंकरेज नहीं करेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि कितने टाइम से बैठा है, थोड़ा मूवमेंट कर ले, बॉडी के लिए जरूरी होता है। उल्टे 1-2 घंटा और बैठ के काम निपटा लो कहते हैं। इनके हिसाब से अपनी बॉडी को तुम्हें वैसे इग्नोर करना है जैसे इनकी बीवी इनको करती है। फैमिली में भी रिलेटिव्स के यहाँ जाओ तो ये नहीं कहते कि भूख के हिसाब से खाओ, कंट्रोल्ड डाइट होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं। तू बस ठूस के खा बेटा, 4 दिन का राशन एक दिन में खा जा, तभी हमें खुशी मिलती है। फिर कंप्लेन भी करते हैं कि हमारे यहाँ आके खाना नहीं खाता, क्या दिक्कत है इसको। अरे कहाँ से खाए, डे 1 में जो तुमने ठुसवा दी उसकी वजह से ब्लोटिंग हो गई है। ये कैसी हॉस्पिटैलिटी है जो हॉस्पिटल के रास्ते होकर जा रही है। सो इंटरपर्सनल लेवल पर जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें भी नहीं पता कि हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइटिंग क्या होती है। इनके हिसाब से सुकून की जिंदगी मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल और बिहेवियर, और यही चीजें पास ऑन भी करना चाहते हैं, इसलिए घर में जिम जाने के लिए मनाना पड़ता है भाई। उनको डर लगता है कि बच्चा जिम जाकर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाए, अपनी बॉडी पे ध्यान न देने लग जाए। हमारी सोसाइटी के लिए अर्बनाइजेशन क्या है? फास्ट फूड चेन्स का खुल जाना, स्ट्रीट फूड्स में वैरायटी होना, कैफे वगैरह में रामेन या सुशी मिल, भाई सुशी है तो फिर लेजिट अर्बन है वो। अर्बनाइजेशन की वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेसिबल तो हो गई है पर एक्सपेंसिव भी हो गई है अगर आप उसे कंपेयर करोगे रूरल या लोकल रीजन से। तो अर्बन एनवायरनमेंट में फ्रेशनेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पर डिपेंड करता है, इसलिए स्टडी प्रैक्टिसेस भी होते हैं टू मेक इट लुक मोर फ्रेश। तो अगर आपको एक्चुअल फ्रेश चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इन जनरल अर्बन सेटिंग में हेल्दी लाइफस्टाइल अफोर्ड करना इज अ लग्जरी, और चटपटी ऑप्शंस का इजीली एक्सेसिबल होना, क्लाउड किचन्स की वजह से लेट नाइट ईटरीज, अर्बन फूड एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से 38% इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं अनहेल्दी फूड एंड ओनली 28% मीटिंग द 5 रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स एज पर द NFHS 5 डेटा। सो एज पर द स्टैट्स अर्बनाइजेशन ने ओवर न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया। अर्बनाइजेशन ने सिर्फ तुम्हारा एड्रेस चेंज नहीं किया बल्कि तुम्हारी फूड आइडेंटिटी भी चेंज की है। ICMR's dietary guideline note that 70% of calorie intake comes from carbohydrate, inadequate protein and micronutrients rich food. Around 55% of India's population, roughly 78 crore people, can't afford a healthy diet. So urbanization ने ऐसी situation create की है जहाँ people are wealthier than they were in village, surrounded by more food than ever, and yet eating worse. क्योंकि affordable food in cities is calorie dense and nutrient poor. Obesity is 44% in urban areas compared to rural areas. Large part of that gap is simply urban life जो incidental exercises like walking long distance, manual work, etc. उन सब को remove कर देता है जो automatically रूरल लाइफ प्रोवाइड करता है। बट ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बाकी देशों में तो है। पर
पर कौन बनवाए पेवमेंट्स, क्यों चलना है पैदल, क्यों बनवाए साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब बाइक चला सकते हैं आप, क्यों बनवाए पब्लिक पार्क जब झाड़ियों में ही जाना है आपको। इंडिया टेक्निकली हैज फूड लेबलिंग लॉज, द FSSAI's फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 जो मैंडेट करता है पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स को अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन एंड FSSAI का लाइसेंस नंबर जो कि तुम भी खरीद सकते हो वो सब डिस्प्ले करना होगा। तो हाँ, लॉ तो है पर ये इंडिया भी तो है। मेन प्रॉब्लम है FSSAI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसके पास कोई डेफिनेशन ही नहीं है हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड्स का, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का। दुनिया भर के लॉ एग्जिस्ट करते हैं बट वो हार्मोनाइज्ड ही नहीं है जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही है। बेसिकली काहे बात का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब तुम लीगल टर्म्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते कि जंक फूड होता क्या है। टैक्स पेयर के पैसों से फोकट की तनख्वाह लेने के अलावा ये झकमारा अथॉरिटी करती क्या है। मार्केट में नकली पनीर बिक रहा है और ये झकमर आ रहे हैं। पैकेज्ड मिल्क में टट्टी वाले बैक्टीरिया मिल रहे हैं और ये झकमर आ रहे हैं। MDH, एवरेस्ट जैसे मोस्टली यूज्ड मसालों में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल बैन कर दिया उसे। और इंडिया में FSSAI क्या कर रही है? झकमर आ रही है। कैल्शियम कार्बाइड जो कि बैन है उसे फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर कॉजिंग, नर्व डैमेजिंग आर्टिफिशियल कलर लाइक मेंटेनिल येलो टर्मेरिक में स्वीट्स में यूज किए जा रहे हैं। एडिबल ऑयल, घी, यू जस्ट नेम इट, हर जगह एडल्टरेशन। और FSSAI क्या कर रही है? भाई इंडिया के पास अपना कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क में रियल मिल्क, मिल्क फैट, रियल चॉकलेट्स, नेचुरल फ्लेवर्स यूज किए जा रहे हैं यूरोपियन मार्केट में। सेम प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आता है मिल्क पाउडर के साथ, वेजिटेबल फैट के साथ, ऑयल, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। फैंटा भी जो इंडिया में बिकता है उसमें कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा शुगर, सोडियम, एडिटिव्स हैं। अब मोदी जी ने एक्टिवली बोला तो है कई बार कि शुगर कट करो, कुकिंग ऑयल कट करो, पर इस इंकरेजमेंट के अलावा जो मेजर पॉजिटिव चेंज आ सकता है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज्यादा पावर देने से आ सकता है क्योंकि FSSAI के पास उतना पावर ही नहीं है कि वो अकेले सब रेगुलेट कर सके। उनके पास इतना मैन पावर ही नहीं है कि वो सारा कुछ मैनेज कर सके। खैर, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, जितना हो सके उतना नेचुरल चीजें कंज्यूम करो, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो, खासकर एनर्जी ड्रिंक, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और पैकेज्ड आइटम्स कम कंज्यूम करो। एकदम अंकल साउंड कर रहा हूँ, बाकी इतना कोई हार्ड और रेस्ट्रिक्टिव नहीं होने की जरूरत है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि तुम एकदम हेल्थ फ्रीक बन जाओ बिल्कुल और फ्रीकी या हरकतें करने लग जाओ। जस्ट बी कॉन्शियस कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो। अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होना इज गुड। एटलीस्ट अवेयर हो कि तुम्हारे मुंह में क्या जा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।